Hello everyone and welcome to Chetan Bharat Learning. This is 6th of December and I am going to discuss 10 multiple choice questions from today's newspaper. शुरू करते हैं, देखते हैं कि आज के न्यूज़पेपर के बेसिस पे ये 10 करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चंस क्या हैं. Let's start with the first one. Choose the correct statements about National Crime Records Bureau. नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की एक रिपोर्ट आई है रिसेंटली जिसमें बहुत सारी चीजें रिवील की गई हैं क्राइम्स के बारे में. क्राइम्स अगेंस्ट विमेन बढ़े हैं, कम हुए हैं, अगेंस्ट चिल्ड्रन, अगेंस्ट द शेड्यूल्ड कास्ट, सुसाइड्स के केसेस, साइबर क्राइम के केसेस. तो काफी सारी न्यूज उससे रिलेटेड आजकल न्यूज़पेपर्स में आ रही हैं, आज वाले न्यूज़पेपर में भी आई हुई है. तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो इज एन इंपॉर्टेंट बॉडी. सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो आर करेक्ट? One, it was set up in 1986 under the Ministry of Home Affairs. This is correct. 1986 में सेटअप किया गया था और क्योंकि होम अफेयर्स मिनिस्ट्री जो है वो इंटरनल सिक्योरिटी से डील करती है तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की भी नोडल मिनिस्ट्री वही है. Second, it was set up based on the recommendations of National Police Commission 1977 से 1981 तक जो रही. उसने रेकमेंड किया था कि एनसीआरबी सेटअप की जाए और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने भी अपनी एक टास्क फोर्स बनाई थी 1985 में. दोनों ने रेकमेंड किया था कि एक ऐसी रिपोजिटरी ऑफ क्रिमिनल डेटा होनी चाहिए जिसमें सारा का सारा डेटा हम क्राइम के रिलेटेड एक जगह पे इकट्ठा रख सके. सो यस, दिस स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट. The NCRB has been entrusted to maintain national database of sexual offenders and share it with the states or UTs on regular basis. NCRB के ही अंदर अब बहुत बड़े-बड़े डेटा सेट्स हैं जिनमें से एक NDSO भी है, that is National Database of Sexual Offenders, जो कि एक ऑल इंडिया लेवल का डेटाबेस है जिसमें रियल टाइम में सब कुछ चेंज होता है और अपडेट होता है. ये भी NCRB के अंदर आता है. द करेक्ट, ये भी सही है. And fourth, it has also been designated as the central nodal agency to manage technical and operational functions of online cybercrime reporting portal, जिससे कोई भी सिटीजन कंप्लेंट कर सकता है, उसमें कोई वीडियो अटैच कर सकता है, कोई भी स्क्रीनशॉट डाल सकता है, बिकॉज साइबर क्राइम रिपोर्टिंग की बात हो रही है. सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट. ये भी एनसीआरबी के अंदर आता है. अदरवाइज हमें लगेगा कि इसके लिए शायद कोई अलग से बॉडी होती होगी. अल्टीमेटली इवन साइबर क्राइम इज अ क्राइम, तो ऑनलाइन साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल भी एनसीआरबी के ही अंडर आता है ताकि एक होलसम यूनिफॉर्म क्रिमिनल रिकॉर्ड डेटा जो है वो मेंटेन किया जा सके. सो दैट मींस ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. ऑल 4 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. डी इज योर करेक्ट आंसर. Second question, how many of the following e-gaming lobby groups have signed a voluntary code of ethics for the industry? तो आज के न्यूज़पेपर में आया है कि ई-गेमिंग जो है या इंटरनेट गेमिंग जो है काफी ज्यादा बढ़ गई है इंडिया में, स्पेशली आफ्टर कोविड. तो इसके ऊपर पहले भी इनको टैक्स के मामले में एक बार झटका जो है सेंट्रल गवर्नमेंट दे चुकी है. इस पे हेफ्टी टैक्स इंपोज किया जा चुका है. तो अब भी इस पे काफी सारी कोई ना कोई कंट्रोवर्शियल बात आती रहती है. तो अब कुछ ई गेमिंग के लॉबी ग्रुप्स या जो इंडस्ट्री ग्रुप्स हैं इन्होंने मिलके एक वॉलंटरी कोड ऑफ एथिक्स या डिक्लेरेशन साइन की है जो कि ऑफ कोर्स लीगली बाइंडिंग नहीं है. जब तक गवर्नमेंट नहीं बनाती तब तक इन्होंने खुद के लिए बना ली है कि हम इससे अडहियर करेंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि इंटरनेट गेमिंग अच्छे तरीके से ग्रो कर सके. तो इनमें से कितने ग्रुप्स हैं जिन्होंने वो साइन की है? तो 4 ग्रुप्स के यहाँ पे नाम दिए हुए हैं. 3 ग्रुप्स ने इसको साइन किया है. इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने किया है, यस. ई गेमिंग फेडरेशन ने भी किया है. ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन AIGF ने भी किया है. कंसोर्शियम ऑफ इंडियन वीडियो गेम्स एंड ई स्पोर्ट्स कंपनीज ने नहीं किया है. सो द फर्स्ट 3 हैव साइंड दिस वॉलंटरी कोड ऑफ एथिक्स as it has been released. So how many have signed this? Only 3. So C is the correct answer. How many of the following statements are correct? Net neutrality के ऊपर आज एडिटोरियल्स थे न्यूज़पेपर में.
तो नेट न्यूट्रलिटी के बारे में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? नेट का मतलब यहाँ पे इंटरनेट से है। नेट न्यूट्रलिटी इज द प्रिंसिपल दैट ऑल इंटरनेट ट्रैफिक शुड बी ट्रीटेड इक्वली विदाउट डिस्क्रिमिनेशन और प्रेफरेंस गिवन टू एनी वेबसाइट, सर्विस और एप्लीकेशन। तो चाहे मैं एक छोटा सा यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर हूं जिसके शायद 2 या 3 फॉलोअर्स हैं, या फिर चाहे वो कोई इतना बड़ा कंटेंट क्रिएटर है या कोई बहुत बड़ी कंपनी या कॉर्पोरेशन है जिसके मिलियंस और मे बी इवन बिलियंस फॉलोअर्स हैं, हम दोनों को सेम एक्सेस है इंटरनेट का। और YouTube किसी को भी एक को फेवर नहीं करेगी, किसी को दूसरे को डिसफेवर नहीं करेगी, या इंटरनेट पे किसी की स्पीड कम किसी की ज्यादा नहीं आएगी जस्ट बिकॉज वन इज लेस एबल्ड एंड अदर इज मोर एबल्ड। तो इंटरनेट जो है वो सबके लिए डेमोक्रेटिक स्पेस बने, दैट इज व्हाट नेट न्यूट्रलिटी इज। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। इंटरनेट ट्रैफिक इज ट्रीटेड इक्वली इररिस्पेक्टिव ऑफ हु इज क्रिएटिंग इट, which website it is, which service और which application it is। बिल्कुल करेक्ट है ये। 2016 में TRAI, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने नेट न्यूट्रलिटी के फेवर में रूल किया था। ये भी बिल्कुल सही है। तभी जो छोटे कंटेंट क्रिएटर्स हैं या जो छोटी सर्विसेज हैं वो हर घर तक पहुंच सकती हैं। थर्ड, ओवर द टॉप सर्विस प्रोवाइडर्स जैसे कि नेटफ्लिक्स या फिर Amazon प्राइम जैसे, they are demanding payment for increased user traffic from telecom operators। तो Netflix जैसी कंपनीज टेलीकॉम ऑपरेटर्स जैसे कि वोडाफोन या जियो से पैसे मांग रही हैं क्योंकि उनकी वजह से यूजर ट्रैफिक बढ़ा है। दिस स्टेटमेंट इज एक्चुअली कॉन्ट्रडिक्टरी। ट्रैफिक अगर बढ़ा है तो उसका लोड टेलीकॉम ऑपरेटर्स पे आया है। So actually it is the telecom operators who should be demanding and who are demanding payment from over the top services। तो ये statement गलत है। Actually इसमें दोनों का रोल फ्लिप कर दिया गया है। The telecom operators are demanding that they be compensated for the increased losses incurred due to increased traffic from OTT service providers। मतलब Netflix और Amazon प्राइम को पैसे देने चाहिए जियो और वोडाफोन को, क्योंकि जियो और वोडाफोन या लेट अस से एयरटेल में बहुत ज्यादा यूजर ट्रैफिक हो गया है। सो एक्चुअली इट्स द अदर वे अराउंड। सो हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? ओनली 2। टेलीकॉम ऑपरेटर्स ये डिमांड कर रहे हैं आज की डेट में कि नेट न्यूट्रलिटी का कॉन्सेप्ट तो ठीक है, लेकिन ओवर द टॉप जो सर्विसेज हैं जिसमें लोग वीडियो स्ट्रीमिंग करते हैं उसकी वजह से नेटवर्क पे लोड बहुत बढ़ जाता है और टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने लाइसेंस फीस दी हुई है, उनको ही सारा जो ट्रैफिक है वो मैनेज करना पड़ता है। So they should be compensated by OTT companies like Netflix and Amazon Prime। So this is the controversy जिसकी वजह से ये न्यूज में आया हुआ है। So only 2, B is the correct answer। Question number 4, how many of the following statements are correct? तो माउंट मेरापी जो है वो रिसेंटली ब्लास्ट किया है, तो माउंट मेरापी के बारे में आज न्यूज थी जिसके ऊपर ये क्वेश्चन है। Mount Merapi or Mountain of Fire is one of the world's most active volcanoes located in Japan। ठीक है जी, तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत है। जापान में नहीं, ये इंडोनेशिया में है। इट्स इन इंडोनेशिया, तो ये गलत है। It is located on the Ring of Fire, a vast area around the Pacific Ocean। ये बिल्कुल ठीक है। जो पैसिफिक ओशन है इसमें अगर यहाँ पर लेट अस से एशिया है पूरा का पूरा, यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, यहाँ नीचे ऑस्ट्रेलिया है, तो बीच में ये जो सारा है दिस इज पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। तो यहाँ पे बहुत सारे अर्थक्वेक्स और वॉल्केनोज जो है वो ओरिजिनेट होते हैं क्योंकि प्लेट मूवमेंट्स होती हैं। सो इट इज लोकेटेड ऑन द रिंग ऑफ फायर। यस, इंडोनेशिया इज लोकेटेड ऑन द रिंग ऑफ फायर, बिल्कुल ठीक है। अलोंग मच ऑफ द रिंग ऑफ फायर प्लेट्स ओवरलैप एट कन्वर्जेंट बाउंड्रीज कॉल्ड सबडक्शन जोन्स। ये भी करेक्ट है स्टेटमेंट। ज्यादातर एरियाज जो प्लेट बाउंड्रीज के हैं वो सबडक्शन जोन्स हैं, यानी कि एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे जा रही है और जब वो नीचे जाती है तो वहां पे मैग्मा बनता है हीट और प्रेशर की वजह से। पर क्योंकि वो ज्यादा डेप्थ में नहीं है, दैट बिकम्स अ वेरी एप्ट सिचुएशन फॉर वॉल्केनोज, इसलिए यहाँ पे वॉल्केनोज होते हैं। तो एशिया में यहाँ पे हमें मोस्टली वॉल्केनोज देखने को मिलेंगे इन प्लेट बाउंड्रीज पे, लेकिन यहाँ पे मच
लिखा हुआ है, मच ऑफ द रिंग ऑफ फायर, ऑल ऑफ द रिंग ऑफ फायर नहीं है, क्योंकि जो नॉर्थ अमेरिका के साथ वाली इसकी बाउंड्री है, यहां पे ये ट्रांसफॉर्म बाउंड्री है, इट इज नॉट अ कन्वर्जेंट बाउंड्री, इट्स ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, यानी कि अगर दो प्लेट्स हैं तो एक इस तरफ एक इस तरफ मूव करती है, और ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज में वॉल्केनोज नहीं बल्कि अर्थक्वेक्स ओरिजिनेट होते हैं, which is the reason why a lot of earthquakes originate on the North American and Pacific plate movement. तो सारी की सारी सबडक्शन जोन नहीं है, कुछ जगह ट्रांसफॉर्म बाउंड्री भी है, कन्वर्जेंट नहीं भी है. So how many of the statements are correct? Only 2 statements are correct. B is the correct answer. Question number 5. Which of the following are components of India's Panchamrit or climate change commitments as decided in COP26? आजकल COP28 चल रही है, that is Conference of Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change. तो इसकी जो समिट है ये दुबई UAE में चल रही है. इंडिया ने भी प्रपोज किया है कि जो COP33 होगी 2028 में वो हम होस्ट करेंगे, जो कि अभी तय करना बाकी है. तो इस कंटेक्स्ट में जो COP26 है ये 2021 में हुई थी ग्लासगो स्कॉटलैंड में. तो इनमें से 5 कमिटमेंट्स इंडिया ने उस टाइम पे की थी जिनको हम पंचामृत बोलते हैं. तो इनमें से कौन कौन सी वो कमिटमेंट्स हैं? नंबर 1, टू रीच 500 गीगावाट्स नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी बाय 2030. करेक्ट. टोटल जितनी भी एनर्जी कैपेसिटी होगी उसका 500 गीगावाट हम 2030 तक अचीव करेंगे. Second, 50% of energy requirements from renewable energy by 2030. ये भी ठीक है. टोटल जितनी भी एनर्जी कैपेसिटी होगी उसका 50% हम रिन्यूएबल से करेंगे. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. Reduction in total projected carbon emissions by 1 billion tons from then to 2030. पहली बार जब ये कमिटमेंट्स इंडिया ने दी थी तो वो 2015 की पेरिस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस थी, COP21. वहां पे इंडिया ने ये टारगेट रखा था 2.5 to 3 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन एमिशन हम कम करेंगे, या उसका कार्बन सिंक हम जनरेट करेंगे. तो 2021 में इसमें हमने 1 बिलियन टन और ऐड कर दिया था. रिडक्शन ऑफ टोटल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशंस बाय 1 बिलियन टन्स बाय एडिशनल कार्बन सिंक. तो ये भी करेक्ट है, एडिशनल कार्बन सिंक 1 बिलियन टन का. Next, reduction of the carbon intensity of the economy by 45% by 2030 over 2005 levels. 2005 से GDP के कंपैरिजन में 2030 तक 45% हम कार्बन इंटेंसिटी कम कर देंगे. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. इनिशियली ये 33 to 35% होता था, जो बाद में हमने बढ़ा के 45% कर दिया. और फाइनली नेट जीरो बन जाएंगे हम 2070 तक. ये भी करेक्ट है, यानी कि ये पांचों ही पंचामृत के कमिटमेंट्स हैं. सो ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट. दीज आर नेशनली डिटर्मिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ इंडिया और NDCs ऑफ इंडिया, नेशनली डिटर्मिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस. राइट. बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट. Question number 6. Choose the statements about Section 6A of the Citizenship Act 1955. आज ये न्यूज में था, तो इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ स्टेटमेंट दी, इसलिए न्यूज में था. तो 6A of Citizenship Act 1955 किस बारे में है? First, it was introduced in the statute, that is Citizenship Act 1955, following the signing of Assam Accord. Assam Accord साइन किया गया था क्योंकि बांग्लादेश वॉर के दौरान बहुत सारा रिफ्यूजी इन्फ्लक्स हुआ था आसाम में, तो उसकी वजह से सेक्शन 6A इंक्लूड किया गया था इन द सिटीजनशिप एक्ट 1955. दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. सेकंड, इट परमिट्स दोज हु केम टू असम बिटवीन January 1, 1966 and March 25, 1971 फ्रॉम बांग्लादेश टू अप्लाई फॉर इंडियन सिटीजनशिप. जो लोग बांग्लादेश वॉर से करीब 5 साल पहले तक इंडिया में आए थे, असम में आए थे बांग्लादेश से, उनके लिए इंडियन सिटीजनशिप अप्लाई करना इजी कर दिया गया था. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं.
और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात बोली है that this is the historic responsibility of India and it is not only simple amendment to the Citizenship Act. India was responsible for the creation of Bangladesh and it is our responsibility to protect those who came from that part of the country after persecution from the forces and the government of that area of erstwhile East Pakistan कि हम उनको कुछ प्रॉपर रिफ्यूज यहाँ पे दें। बेसिकली कोर्ट ने ये पूछा है कि हमें बताओ सेक्शन 6A के अंडर कितने लोगों ने आज तक सिटीजनशिप अप्लाई की है और कितने लोगों को दी गई है। सो सुप्रीम कोर्ट हैज सोट डेटा अंडर सेक्शन 6A कि हमें बताओ कितने लोग हैं जो बांग्लादेश से आए थे, असम में सेटल हुए इस पीरियड के दौरान, जिनको सिटीजनशिप दी गई। क्वेश्चन नंबर 7, EWS के ऊपर आज दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला है कि दिल्ली की गवर्नमेंट को इसकी लिमिट 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख कर देनी चाहिए, बिकॉज 1 लाख इज नथिंग। सो अकॉर्डिंग टू द हाई कोर्ट, ईयरली इनकम अगर किसी की 1 लाख है, दैट इज मियरली 8,333 रुपीज पर मंथ, तब उसको आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कंसिडर कर रहे हो। सो इट शुड बी इंक्रीज टू 5 लाख, जिससे कि 40,000 के करीब जो है वो पर मंथ के ऊपर वाले जो हैं वो इकोनॉमिकली वेल ऑफ होंगे, उससे नीचे वाले वीकर सेक्शन माने जाएंगे। सो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट EWS के कंटेक्स्ट में सही है? नंबर 1, द EWS कोटा वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन वाया 102nd अमेंडमेंट एक्ट। नो, दिस इज इनकरेक्ट। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड वाया 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। सेकंड, it provides 10% reservation to SC, ST and OBC based on economic deprivation. No, SC, ST, OBC को तो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्डनेस की वजह से रिजर्वेशन मिली हुई है। EWS जो कोटा है वो 10% तो जरूर है, लेकिन वो अनरिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए है बेस्ड ऑन इकोनॉमिक क्राइटेरिया और इकोनॉमिक डेप्रिवेशन। तो SC, ST, OBC को तो वो नहीं दिया जाना चाहिए। इनफैक्ट इट इज ओनली फॉर द अनरिजर्व्ड। So, second statement is incorrect. Third, it does not violate the bar set by the Supreme Court in Indira Sahni case. Indira Sahni case में Honorable Supreme Court ने कहा था कि caste based reservation should not exceed 50%. तो यहाँ पे इसमें caste is not the basis, economy is the basis. तो वो उस बार को तो ये वायलेट नहीं करता है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। अब जैसे अगर हम देखें, शेड्यूल्ड कास्ट्स के लिए देयर इज 15% रिजर्वेशन, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए 7.5% और ओबीसीज के लिए 27%। अगर हम इन सबको प्लस करें, इट इज 49.5%। तो 50% बार जो है वो एक्सीड नहीं होता, और ये तीनों कास्ट बेसिस पे है। लेकिन EWS इज नॉट बेस्ड ऑन कास्ट, तो थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। So, how many statements are correct? Only one statement is correct. So, A is the correct answer. Question number 8. Which of the following communities and their states are correctly matched? दो communities और उनकी states दी हुई हैं। One, डोंगरिया कौंद is in Odisha. ये बिल्कुल correct statement है, हालांकि ये अभी न्यूज में नहीं था। हट्टी कम्युनिटी फ्रॉम हिमाचल प्रदेश, ये न्यूज में था, ये आज के न्यूज़पेपर में आया हुआ है दैट हट्टी कम्युनिटी इज डिमांडिंग शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस फ्रॉम हिमाचल प्रदेश सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू। सेंटर ने इसको ओके कर दिया है, बट स्टेट नहीं दे रही है इनको एसटी स्टेटस, विच इज समथिंग रिलेटेड टू और रिजेंबलिंग द मेती कम्युनिटी डिमांडिंग एसटी स्टेटस इन मणिपुर। तो दोनों कम्युनिटीज और उनकी स्टेट जो है वो करेक्टली मैच्ड हैं, बोथ 1 and 2 आर करेक्टली मैच्ड। इसका रेलेवेंस ये है कि कोई भी कम्युनिटी जब भी न्यूज में आती है, स्पेशली कोई ट्राइब हो, तो वो आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, which of the following countries has recently decided to open the Arctic Ocean to seabed mineral exploration? Sadly for environmentalists, it is Norway that has decided to open Arctic to seabed mineral exploration. नॉर्वे अभी तक मोस्टली ऑयल और गैस बेस्ड इकोनॉमी है, और ये अब थोड़ी सी इकोनॉमिक एक्सपेंशन चाह रहे हैं। तो हालांकि एनवायरमेंटलिस्ट ने सबने इसका बहुत ज्यादा अपोज किया है इसको, लेकिन फिर भी नॉर्वे में जो वहाँ की गवर्नमेंट है और वहाँ की ऑपोजिशन पार्टीज हैं, दे हैव स्ट्रक अ डील
that they are going to explore seabed minerals. इससे बहुत नुकसान होने वाला है, but it is something similar to what Russia did a few years back when it started the icebreaker in the Arctic Ocean कि हम तो नॉर्थ से शिपिंग रूट बनाएंगे, चाहे उसके लिए हमें millions of tons of ice को तोड़ना क्यों ना पड़े, which will speed up the process of melting of glaciers near the Arctic. But Russia said this is imperative for our economic growth. Something similar is what Norway is going to do. And finally, choose the incorrect statements about B.R. Ambedkar. आज 6 दिसंबर है, which is the Mahaparinirvan Divas of Dr. B.R. Ambedkar, on which day he died. In 1956, he died and it is known as Mahaparinirvan Divas. Correct. क्यों कहा जाता है इसको महापरिनिर्वाण दिवस? Because he died a Buddhist. इन्होंने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन से तंग आकर बुद्धिज्म अडॉप्ट कर लिया था and he died a Buddhist, so his followers thought that it is his Mahaparinirvan. So it is correct. Second, in 1990 he was conferred with Bharat Ratna posthumously. ये भी correct है. So Bharat Ratna, which is the highest civilian honor of India, it was conferred on him. ये भी correct है. So both 1 and 2. अच्छा, इसमें इन्होंने इनकरेक्ट पूछा हुआ है. दैट मीन्स नाइदर इज इनकरेक्ट, बोथ आर करेक्ट. तो ये इसका आंसर जो है वो हो जाएगा. राइट? So that is about today's newspaper and the questions related to the current affairs in that newspaper. I hope you liked it. I hope you understood everything we have discussed. That is all. Thank you so much and take care.